हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया मेज़रमेंट, मापन किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप की जो राशियाँ हैं जिन्हें हम मूल राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं वो क्या होती हैं। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया कि मात्रकों की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं जो थ्रू आउट फिजिक्स हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप लिंक में जा कर के पीछे वीडियोस को, लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मापन की आवश्यकता क्या है और मापन की विधियां कुछ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली लेंगे लंबाई का मापन। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो पहुँच पाए और मेरे आगे के लेक्चर्स आप तक बिना इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेज़रमेंट, मापन क्या है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ बहुत शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। देन आफ्टर देखेंगे मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पूरा एक चैप्टर हमने इस पर लिया है मेज़रमेंट और लंबाई का मापन, जिसमें एक मेन विधि है लंबन विधि, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ मापन। इट मीन्स मेज़रमेंट। हमने पहले लिया है कि मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम दो तथ्यों की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है मानक मात्रक, यानी जिस भी भौतिक राशि का हम मापन करना चाहते हैं उसकी एक निश्चित राशि को मानक यानी स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट या मानक मात्रक। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देन आफ्टर आता है परिमाण या संख्यात्मक मान। ठीक है, और यहीं से हमने लिया था कि किसी भी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को हम कहते हैं मापन। किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण की हेल्प से पहले भी ले चुके हैं, एक एग्जाम्पल से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं किसी छात्र का द्रव्यमान 40 kg है, किसी छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो यहाँ पर किलोग्राम तो हुआ मानक मात्रक और जो 40 है ये इसका है परिमाण या संख्यात्मक मान। और ये पूरा मापन हमें बताता है कि जो छात्र का द्रव्यमान है वो उसके मानक मात्रक किलोग्राम से कितने गुना है, 40 गुना है। तो यू आर ओनली कंपेयरिंग एंड कंपैरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मानक मात्रक से तुलना को कहा जाता है मापन। ठीक है, अब बात आती है मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। नीड ऑफ मेज़रमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ मेज़रमेंट हमें क्यों पड़ रही है वो हम देख करके चलें। तो अगर हम सामान्य रूप से दो रेखाएं हमने ड्रॉ की हैं तो इन्हें खाली देख करके आप बता सकते हैं कि एक छोटी है एक लंबी है। अगर दो अलग अलग आकार की वस्तुएं रखी हैं उन्हें देख कर बता सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन अगर दोनों के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तब अंदाज़ा करके, यानी आप केवल अप्रॉक्सीमेशन में नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ी है कौन सी छोटी है। और जब हम एक्यूरेटली चाहते हैं कहीं तब हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी नेचुरल फिनोमेनास को, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें निरंतर मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के, या हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, इन सब चीज़ों में लगातार हमें मापन की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है जो मेज़रमेंट है
मापन है वो हमारे लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ केवल इसको हमने लिया है कि इन मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, और नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर के चलेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है, लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई की नापने की बहुत सारी हमारे पास प्रत्यक्ष विधियां हैं और बहुत सारी हमारे पास अप्रत्यक्ष विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि आपके पास सिंपली एक लंबाई नापने का टेप होता है, आपसे कहा जाए यहाँ से सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी दूरी कितनी है, आप सीधे मीटर टेप की हेल्प से उसे मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार की, कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं डायरेक्ट मेज़रमेंट होता कि इतने मीटर हमें कपड़ा चाहिए, कोई सामान ख़रीदने जाते हैं बाज़ार से तो तुला की हेल्प से तोल करके यानी माप करके आपको दिया जाता। कुछ ऐसी विधियां हैं विच आर इनडायरेक्ट, जिसमें हम डायरेक्ट इस तरह से मेज़रमेंट नहीं कर रहे, तो वो अप्रत्यक्ष विधियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं का हम यूटिलाइज यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहली हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड लेकर के चल रहे हैं, लंबन विधि। पैरेलैक्स मेथड। इस विधि को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे लंबन किसे कहते हैं। विधि भी इम्पॉर्टेंट है, खाली ये भी कई बार पूछा जाता रहा है कि लंबन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पैरेलैक्स। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए ज़रा ध्यान से समझें और इसको आप करके देखें। अगर हम सामान्य रूप से एक पेन अपने आँखों के सामने रखें, लगभग आँखों की हाइट पर हमने ले लिया है सामने, और अपने सामने देखेंगे, आप अपना पेन हाथ में लीजिए और ज़रा आगे रखिए। एक बार हम इसको राइट आई से देखेंगे यानी दाईं आँख से देखेंगे जब हम अपनी बाईं आँख को बंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा। अब हम वस्तु को बिना हिलाए, वस्तु अपनी जगह पर है लेकिन अब हम दाईं आँख को बंद कर रहे हैं और बाईं आँख से देखेंगे। दोबारा ज़रा करके देखिए, ऐसे ही क्या अंतर नज़र आता है। दोनों बार रिपीट, अब हम इसको रिपीट कर रहे हैं। एक बार हम दाईं आँख से देख रहे हैं जबकि बाईं आँख बंद है, दूसरी बार हम बाईं आँख से देख रहे हैं, दाईं आँख बंद है। देखिएगा ज़रा क्या अंतर महसूस होता है। तो जब आप देखेंगे कि आप बाईं आँख की जगह जब दाईं आँख से देखते हैं तो पेन की स्थिति उसकी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती हुई नज़र आती है। ज़रा चेक करिए दोबारा, लग रहा है आपको। तो बिल्कुल यही बात हम यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में। वस्तु की स्थिति चेंज नहीं हुई, वस्तु वहीं की वहीं रखी है, उसकी पृष्ठभूमि को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने क्या किया है, केवल जो प्रेक्षण बिंदु है, एक बार बाईं आँख है एक बार दाईं आँख है। ठीक है, तो इसका मतलब केवल प्रेक्षण बिंदु को परिवर्तित कर देने पर किसी वस्तु की स्थिति पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है और इसी को हम कहते हैं लंबन, पैरेलैक्स। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन पर वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन को लंबन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों प्रेक्षण बिंदु हैं, जो भी दो प्रेक्षण बिंदु हमने लिए हैं, उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं आधारक। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई दूरस्थ स्थित वस्तु है। ठीक है,
इसको हम सोर्स यानी एस कह रहे हैं, और ये हमारे दो प्रेक्षण बिंदु हमने लिए हैं। सामान्य रूप से इस विधि का इस्तेमाल हम किसी दूर स्थित वस्तु के लिए करते हैं, सच एस कोई तारा हो सकता है अंतरिक्ष में स्थित, और ये ए और बी बिंदु होंगे पृथ्वी पर स्थित दो प्रेक्षण बिंदु। कोई भी दो वेधशालाएं हो सकती हैं जहाँ से हम उस तारे को देख रहे हैं। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कहलाएगी आधारक, दैट इज कॉल्ड बेसिस एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। इसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रह की दूरी कैपिटल डी है, आधारक थीटा है, बी है, और यहाँ पर बनने वाला कोण है थीटा, तो प्रेक्षण बिंदुओं द्वारा वस्तु पर बना जो कोण है दैट इज कॉल्ड लंबन कोण। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। लंबन कोण, पैरेलैक्स मेथड। प्रेक्षण बिंदुओं को वस्तु से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बना कोण लंबन कोण कहलाता है। ठीक है, अब यदि लंबन कोण थीटा है, यदि लंबन कोण थीटा आधारक स्मॉल बी तथा ग्रह या जो भी हम दूरस्थ वस्तु देख रहे हैं, वस्तु की दूरी क्या हो कैपिटल डी, तब सिंपली आप देखें कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी डायग्राम से अगर आप देखें तो दैट इज ए बी अपॉन एस ए या ए एस, यानी बी अपॉन कैपिटल डी, या कैपिटल डी कैन बी रिटन एज बी अपॉन थीटा। तो अगर हमारे पास लंबन कोण ज्ञात है, आधारक हमें पहले से ऑलरेडी ज्ञात होगा ही, तो हम ज्ञात कर सकते हैं उस दूरस्थ ग्रह की दूरी। तो इस प्रकार b तथा थीटा ज्ञात होने पर दूरी d ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम दूरस्थ वस्तु की हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी भी बहुत दूर स्थित, जैसे हमने तारा लिया है, स्टार लिया है कोई, तो उसके द्वारा बनाया गया जो कोण है ये थीटा, लंबन कोण, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे साधारण रूप से, सामान्य रूप से हम नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है ए बिंदु, ये है बी, इनके बीच की दूरी है आधारक, और ये हमारा है कोई स्टार जिसको हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एस की तुलना में और अधिक दूरी पर स्थित एक ग्रह ले लेते हैं, एक तारा ले लेते हैं जो लगभग ए और बी दोनों के लिए क्या हो, जिसकी दूरी पैरेलल हो, यानी जो ए से भी हमें जस्ट ओवरहेड पर दिखाई दे और बी से भी ओवरहेड पर दिखाई दे, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। इतनी दूरी पर कोई स्टार ले लेते हैं और इन कंडीशंस में हम ये दोनों एंगल रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में
थीटा विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2। इन कोणों को ज्ञात करके इन दोनों के योग के बराबर होगा थीटा, और वो हम यहाँ सूत्र से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबन कोण का मान थीटा अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः s के सापेक्ष अधिक दूरी पर स्थित तारा S डैश लेते हैं, जिसके लिए AS डैश व BS डैश लगभग समांतर हों। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हम ये दोनों कोण पढ़ लेते हैं। अब कोण SAS डैश बराबर θ1 तथा कोण SBS डैश बराबर θ2 पढ़ लेते हैं। चूँकि ये पृथ्वी पर बने हुए कोण हैं, पृथ्वी के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण हैं, जिन्हें हम सरलता से पढ़ सकते हैं। और अब ऐसी स्थिति में तथा लंबन कोण थीटा इजकल टू होगा θ1 प्लस θ2। अगर इसको हम समीकरण 1 लें, अब थीटा का मान ज्ञात हो गया है, तो समीकरण 1 में थीटा का मान रख कर तारे S की दूरी, जो कि फ़िलहाल हमने यहाँ d है, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी लंबन विधि, यानी जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, और इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छी से इसको समझिए, तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने की और रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मेज़रमेंट मेथड के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।